गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मैं दिल्ली से स्टूडियो में स्वागत करता हूं। देखो बेटा, आज हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। अब बेटा हमें समझना है कि डेप्रीसिएशन होता क्या है। सबसे पहले डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन इज अ रिडक्शन in the value of depreciable asset because of number one use, number two lapse of time, number three obsolescence। देखो बेटा, डेप्रीसिएशन जो होता है, डेप्रीसिएशन एक रिडक्शन है, कमी है। किसमें? डेप्रीशिएबल एसेट की वैल्यू में। और उसके तीन रीजन है, यूज, लैप्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेसेंस। अब बेटा हमें समझना है कि डेप्रीशिएबल एसेट क्या होती है, वो हमें नेक्स्ट चीज समझनी। डेप्रीशिएबल एसेट क्या है? डेप्रीशिएबल एसेट होती है कोई भी एसेट जिसको हम खरीदते हैं, परचेस करते हैं फॉर यूज एंड नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए। उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती, 1 साल से ज्यादा होती है। और लाइफ लिमिटेड होती है, मतलब एक टाइम के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। वो डेप्रीशिएबल एसेट। अब हमें समझना है कोई भी वो एसेट जो हम यूज के लिए खरीद रहे हैं, बेचने के लिए नहीं, लाइफ 1 साल से ज्यादा है, लाइफ लिमिटेड है, वो एक डेप्रीशिएबल एसेट। तो इसमें बेटा क्या क्या एसेट ऐसी है जो डेप्रीशिएबल, वो हमें समझना है। तो डेप्रीशिएबल एसेट, इसमें आएगा बिल्डिंग। अगर आप देखोगे, बिल्डिंग हम यूज के लिए खरीदते हैं, वो चाहे ऑफिस की बिल्डिंग है, चाहे वो फैक्ट्री है, शॉप है, गोडाउन है, ये सारी कंडीशन इसमें लग रही। मशीनरी एक डेप्रीशिएबल एसेट, फर्नीचर एक डेप्रीशिएबल एसेट, कार एक डेप्रीशिएबल एसेट है, कंप्यूटर एक डेप्रीशिएबल एसेट। ये सारी एसेट डेप्रीशिएबल है, इन पे डेप्रीसिएशन लगता है। अब हमें बेटा क्या समझना है, क्या लैंड एक डेप्रीशिएबल एसेट है या नहीं? देखो यहां पे आपको क्या समझना है, जो लैंड होता है वो एक डेप्रीशिएबल एसेट नहीं। इसका आप रीजन देख सकते हो, ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी इनमें कंडीशन है जो लैंड पे नहीं लग रही? बेटा ये जो है ना लाइफ लिमिटेड, ये लैंड पे नहीं लगती,
जो लैंड होता है ना उसकी लाइफ अनलिमिटेड है। यहां हम कोई एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम बात कर रहे हैं ऐसा लैंड जिसपे फैक्ट्री, बिल्डिंग, गोडाउन, ऑफिस, शॉप ये बनाऊ, उसकी लाइफ अनलिमिटेड है, क्योंकि हम उस लैंड पे कितनी बार फर्दर और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पुरानी बिल्डिंग टूट जाएगी, बिल्डिंग की लाइफ लिमिटेड है, लैंड की अनलिमिटेड। इसलिए जो लैंड है वो एक डेप्रिशिएबल एसेट नहीं। अब देखो बेटा हमें क्या समझना है। डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन। रिडक्शन मैंने बताया कमी, किसमें? डेप्रिशिएबल एसेट की वैल्यू। डेप्रिसिएशन एक रिडक्शन है, कमी है डेप्रिशिएबल एसेट की वैल्यू। डेप्रिशिएबल एसेट मैंने बताया। अब इसके 3 रीजन है। फर्स्ट क्या है? यूज। हम किसी भी एसेट को यूज करेंगे उसकी वैल्यू कम होगी। आप मशीन, बिल्डिंग, कार यूज करोगे वैल्यू कम होगी। सेकंड है लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम क्या होता है? समय बीतना। आप सपोज एक कार खरीदते हो, उसको लेके घर के बाहर खड़े कर दो, कोई यूज मत करो, तब भी वैल्यू कम हो जाएगी ना। क्यों? समय बीतने से, लैप्स ऑफ टाइम। थर्ड क्या है बेटा? ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? जो ये थर्ड वाला पॉइंट है मैं आपको बताता हूं। ऑब्सोलेसेंस होता है बेटा चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन डिमांड, चेंज इन फैशन, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, ये सब ऑब्सोलेसेंस होता है। ऑब्सोलेसेंस क्या है? कोई एसेट ऑब्सोलीट हो जाती है, बेकार हो जाती है, उसका रीजन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसमें नई नई विंडोज आ जाती हैं, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाता है, पुराने की डिमांड खत्म हो जाती है। जैसे आप देखते हो कि सपोज कोई भी हम जैसे मोबाइल यूज करते हैं, नया नया मॉडल मोबाइल का आ जाता है, पुराने की डिमांड खत्म हो जाती है। इसको आप मानते हो? मोबाइल और शादी, इसमें कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्या पता कब नया मॉडल आ जाए। बात समझ रहे हो? तो बेटा देखो, मोबाइल में नए नए मॉडल आ जाते हैं, पुराने की वैल्यू उससे कम हो जाती है ना। मानते हो इसको आप? तो मोबाइल में क्या होता है? जब मैं सीए करता था और सीए बना ईयर 99 में, तब पहली बार मोबाइल आया था और इतना बड़ा मोबाइल होता था, नोकिया 5110, मुझे अभी हैंडसेट का नाम तक याद है। 16 रुपए की 1 मिनट आउटगोइंग होती थी, 8 रुपए की इनकमिंग होती थी, इनकमिंग के भी पैसे थे। और वो मोबाइल इतना बड़ा होता था, अगर आज की डेट में कोई उसको लेके चले तो ऐसा लगेगा कोई ईंट मारने किसी को आ रहा है। समझ रहे हो? वो मोबाइल बंद हो गया क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए मोबाइल आ गए, तो पुराने की डिमांड खत्म हो जाएगी। तो बेटा हमें क्या समझना है कि ये टेक्नोलॉजी बदल जाए, डिमांड चेंज हो जाए, फैशन बदल जाए, लीगल रिस्ट्रिक्शन के, सरकार द्वारा कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन लग जाए, कुछ हमें किसी काम से रोक दिया जाए, उससे भी एसेट की वैल्यू कम हो जाती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी डीजल व्हीकल जो 15 साल पुराने हैं वो नहीं चल पाएंगे। अब मान लो किसी के पास ट्रक है, वो डेप्रिशिएबल एसेट है, कार है डेप्रिशिएबल एसेट है, और वो डीजल व्हीकल है, डीजल पे चलता है। तो जैसे ही 15 साल पूरे होंगे, लीगल रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, उसके बाद उसको कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? उसकी वैल्यू एकदम खत्म हो जाएगी, लाइफ उसकी उतनी है चाहे वो अभी भी ठीक कंडीशन में।
पर क्योंकि कोर्ट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि इससे ज्यादा डीजल व्हीकल नहीं चलेंगे क्योंकि उससे पोल्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीगल रिस्ट्रिक्शन। तो बेटा हमने क्या समझा, डेप्रीसिएशन एक रिडक्शन है, कमी है डेप्रीशिएबल एसेट की वैल्यू में, जिसके ये 3 रीजंस। अब हमें इसके आगे समझना, नेक्स्ट क्या समझना है, आप देखो मेन पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन, main purpose of charging depreciation is to spread cost of depreciable asset over a period of its useful life। डेप्रीसिएशन लगाने का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्ट होता है स्प्रेड करना, मतलब बांटना, किसको, डेप्रीशिएबल एसेट की कॉस्ट को उसके यूजफुल लाइफ के पीरियड। अब इसका मीनिंग क्या है वो हमें समझ, बेटा देखो डेप्रीसिएशन का काम है कॉस्ट को बांट देना। बांटने का मतलब, बांटने का मतलब है, पहली बात हमें समझनी है कॉस्ट होती क्या, कॉस्ट ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट। डेप्रीशिएबल एसेट की कॉस्ट क्या है, इसमें हम लेते हैं नंबर 1 परचेज कॉस्ट, नंबर 2 एनी एक्सपेंस incurred on asset before it is put to use and nature of expense is normal। बेटा देखो इसका मीनिंग क्या है, डेप्रीशिएबल एसेट की कॉस्ट में हम लेते हैं परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट हो गया उसको खरीदने का खर्चा। मान लो हम एक मशीन खरीदते हैं और वो मशीन हम 10 लाख की खरीद रहे हैं, वो हो गई उसकी परचेज कॉस्ट। अब हम कोई भी एक्सपेंस उस पे करते हैं उसके यूज से पहले, और उस एक्सपेंस का नेचर होना चाहिए नॉर्मल, वो एक सामान्य खर्चा होना चाहिए, कोई भी उसमें एबनॉर्मल बात नहीं होनी चाहिए, तब हम उसको उसकी कॉस्ट में लेते। अब इसका मीनिंग थोड़ा हम और समझते हैं। जैसे मान लो हम एक मशीन खरीदते हैं, अब उसका हम देते हैं इंस्टॉलेशन, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा, तो वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस उसकी कॉस्ट में आएगा। हम मशीन को फैक्ट्री तक लाते हैं, रास्ते में फ्रेट देते हैं, कैरिज देते हैं, जो भाड़ा होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये सब उसकी कॉस्ट में आता है। इसके अलावा हम किसी ब्रोकर से खरीदते हैं, उसको ब्रोकरेज देते हैं, वो भी इसमें कॉस्ट में आएगा। जो इंस्टॉलेशन है वो आपको इरेक्शन एक्सपेंस मिलेगा, बात एक ही होती है, क्वेश्चन में इरेक्शन एक्सपेंस लिखा होता है, वो इंस्टॉलेशन ही है, एक ही बात। रिपेयर हम लेते हैं,
अगर वो रिपेयर हुई है सेकंड हैंड एसेट, अगर हमने सेकंड हैंड एसेट परचेज की, खरीदी और उस पे हमने रिपेयर कराई, तो वो रिपेयर उसकी कॉस्ट में आती है। अगर कुछ नहीं लिखा, हम मशीन को नया मानते हैं तब नहीं आती, वो सेकंड हैंड में आती, क्योंकि हम मानते हैं वो यूज से पहले हो रही। अब आप देखो कि हमें समझना है कि ये कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो एसेट पे यूज से पहले हो रहा है और उसका नेचर नॉर्मल है। अब नॉर्मल नेचर क्या है, वो थोड़ा पॉइंट हमें समझ, वो क्या है बेटा, देखो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन क्या है, मिस्टर ए परचेज्ड ए मशीनरी, मिस्टर ए परचेज्ड ए मशीनरी एंड ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब रास्ते में, ड्यूरिंग ट्रांजिट मशीनरी डैमेज्ड, रिपेयर कॉस्ट ₹10,000। देखो बेटा, इसमें हमने क्या समझना है, मिस्टर ए ने एक मशीन खरीदी, अभी वो उसको लाया ही नहीं था, रास्ते में लेके आ रहा था, यमुना एक्सप्रेसवे से आ रहा था, अभी तो लॉकडाउन है, जब लॉकडाउन हटेगा यहां बहुत एक्सीडेंट होते, वहां पे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, मशीन हो गई डैमेज। अब अगर मशीन डैमेज हो गई और डैमेज होने की वजह से हमने उस पर रिपेयर कराया, तो ये रिपेयर क्या उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, हम उसको एक कैपिटल एक्सपेंस मानेंगे या रेवेन्यू मानेंगे? तो बेटा यहां समझना क्या है, देखो आपको लगेगा कि ये कैपिटल एक्सपेंस है क्योंकि यूज से पहले हो रहा है, पर मैंने आपको एक बात बताई कि ये एक्सपेंस नॉर्मल होना चाहिए, कोई एबनॉर्मेलिटी उसमें नहीं होनी चाहिए, और रास्ते में मशीन का एक्सीडेंट हो जाना, डैमेज हो जाना एक एबनॉर्मल बात है। तो इसलिए हम इसको कैपिटल नहीं लेंगे और एक रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे, ये हमारे P&L में आएगा, मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया वही एक्सपेंस मशीन या किसी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो सकता है जिसका नेचर नॉर्मल हो और वो यूज से पहले हुआ हो। बात समझ रहे हो बेटा? उसी को हमें मशीन की कॉस्ट में या किसी एसेट की कॉस्ट में लेना। अभी हमने क्या समझा? Purchase cost, any expense incurred on asset before it is put to use, nature of expense is norm. अब हम समझ रहे हैं और एसेट की कॉस्ट में क्या ऐड होता है। तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है थर्ड, एनी पार्ट ऑफ एसेट रिप्लेस्ड, हम कोई एसेट का पार्ट बदल देते, एनी पार्ट ऑफ एसेट रिप्लेस्ड विच इंक्रीजेस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है, या दूसरा क्या हो सकता है, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी आ जाती, या उसमें किसी भी तरह का वैल्यू का एडिशन होता है। तो ऐसे पार्ट रिप्लेसमेंट की कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाती। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक मशीन खरीदी,
अब मान लो वो मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट बनाती थी, हमने उसका एक पार्ट निकाला, बदल के नया लगाया, अब वो 12 यूनिट बना रही। तो उससे उसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज हो रहा है। वो पार्ट की कॉस्ट उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाए। उसमें किसी तरह की फ्यूल में एफिशिएंसी आ रही है कि पहले इतना फ्यूल कंज्यूम होता था, अब कम हो रहा है। किसी तरह का वैल्यू में उसके एडिशन हो रहा है। जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें 3 फ्लोर बने हुए हैं, ऊपर टेरेस है। अब टेरेस पे आपने एक टेरेस गार्डन बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, उससे क्या हुआ, बिल्डिंग में वैल्यू एडिशन हो गई, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में आ जाती। कोई भी हम ऐसा एक्सपेंस एसेट पे करते हैं जिससे कोई पार्ट बदल दे, कोई और ऐसा एक्सपेंस करे जिससे उसके वैल्यू में एडिशन होता हो, मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती हो, या उसके फ्यूल में एफिशिएंसी आती हो कंजम्पशन, तो उसको हमें उसकी कॉस्ट में लेना। ये मैंने आपको बताया एसेट की कॉस्ट में क्या क्या आएगा। अब देखो हमें समझना है, मेन पर्पज ऑफ चार्जिंग डेप्शन इज टू स्प्रेड। स्प्रेड हो गया बांटना, किसको, डेप्रिशिएबल एसेट की कॉस्ट को। कॉस्ट हमने समझ लिया, ओवर ए पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। अब हमें आगे समझना है कि एसेट की यूजफुल लाइफ होती क्या। बेटा देखो, जो यूजफुल लाइफ है किसी भी एसेट, वो यूजफुल लाइफ ईयर्स में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है, नंबर ऑफ आवर्स में हो सकती है, नंबर ऑफ यूनिट्स में हो सकती है। यूजफुल लाइफ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कहें ईयर में ही होती है, वो यूनिट में भी होती है, वो आवर्स में भी होती है, किलोमीटर में भी होती है, इनमें से किसी चीज में हो सकती है। तो यूजफुल लाइफ अगर सपोज ईयर्स में और 10 साल उसकी लाइफ है, तो हम उसकी कॉस्ट को इस 10 साल में बांट देंगे। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। 10 लाख की हमने मशीन खरीदी, 10 साल उसकी लाइफ है, हमने डिवाइडेड बाय 10 करके 10 ईयर्स में उसको ले लिया, तो वही डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते, ये डेप्रिसिएशन चार्ज होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एक्सपेंस को इनकम से मैच करना। एक्सपेंस को किससे मैच करना है, इनकम से, वही मैचिंग है। अब बेटा मैचिंग है क्या, मैचिंग ये है कि हमने एक मशीन खरीदी और वो मशीन की लाइफ 10 साल, तो हमें उस मशीन से इनकम कितने साल तक मिलेगी, 10 साल तक। अब अगर हम उसकी कॉस्ट 10 लाख है, उसको सिर्फ फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस मान लेते हैं और P&L में ले जाते, तो इससे बेटा होगा क्या, जो एक्सपेंस या कॉस्ट है वो 1 साल में आ रही है, पर इनकम कितने साल में आ रही है, 10 साल में आ रही। तो ये हो जाएगा मिसमैच, मतलब हम मैचिंग की वायोलेशन कर दें। पर अगर हम इस कॉस्ट 10 लाख को 10 से डिवाइड करके आता है 1 लाख, ये 1 लाख उस पर डेप्रिसिएशन लगा देते और इस 1 लाख को 10 साल के P&L में एक्सपेंस में ले लेते, तो मैचिंग हो जाएगी। मैचिंग कैसे हो जाएगी कि 10 साल तक 1 लाख आएगा और इनकम भी 10 साल आएगी, तो इनकम और एक्सपेंस आपस में मैच हो जाएगा। यही मैचिंग कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। मैचिंग में क्या होगा, 10 साल, उसमें हम डेप्शन लेंगे, 1 लाख 10 साल में आएगा और जो उसकी इनकम है वो भी 10 साल आएगी, तो मैचिंग हो गया। अब हमें इससे आगे समझ,
क्या समझना है बेटा? देखो, डेप्रीसिएशन का मेन पर्पज है यूजफुल लाइफ के पीरियड में कॉस्ट को क्या करना? स्प्रेड करना, बांट देना। और हम ये मैचिंग की वजह से कर रहे हैं। ये मैंने आपको समझाया। मेन पर्पज ऑफ चार्जिंग डेप्शन इज टू स्प्रेड कॉस्ट ऑफ डेप्शेबल एसेट ओवर ए पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मैंने आपको समझाई, मैचिंग कॉन्सेप्ट समझाया। अब हमें आगे कुछ डेप्शन की और बातें समझनी। क्या समझना है बेटा? देखो, जो डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो नॉन कैश है, हम कैश में नहीं देते किसी को। जैसे P&L है। अब यहां पे आप सैलरी लिख रहे हो, रेंट लिख रहे हो, ये सब क्या है? कैश में हम किसी को पे कर रहे हैं, पर यहां पे हम लिख रहे हैं डेप्रीसिएशन। तो ये डेप्रीसिएशन जो हम यहां लिख रहे हैं, ये कैश में थोड़ी दे रहे हैं किसी को। ये तो हम एक एसेट पहले ही खरीद चुके, अब हम उसकी कॉस्ट को स्प्रेड करके 10 साल में ले रहे हैं, पर हम हर साल 1 लाख या जो भी डेप्शन है उतना कैश थोड़ी किसी को दे रहे हैं। तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस हो गए जो हम कैश में पे नहीं करते। अब हमें आगे समझना है। टर्म डेप्रीसिएशन, amortization and depletion convey the same meaning. इस कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है, क्या ये नोट है, वो हमें अब इससे आगे समझ। देखो बेटा, डेप्रीसिएशन मैंने आपको अभी समझाया क्या होता है। एमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, तीनों का मीनिंग एक ही। कैसे मीनिंग एक है वो हमें समझ। देखो, डेप्रीसिएशन जो होता है वो लगता है टेंजिबल एसेट। जैसे मैंने बताया, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कार है, कंप्यूटर है, ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट। इन पे डेप्शन लगता है। ठीक है। तो एमोर्टाइजेशन किस पे लगता है? डेप्रीसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट। ये सब एग्जाम्पल हम पहले भी लिख चुके। अब मैं आपको बता रहा हूं एमोर्टाइजेशन कहां लगता है। एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है इनटेंजिबल एसेट की। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है? जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, नो हाउ है, ट्रेडमार्क है। ये सब क्या है? इनटेंजिबल एसेट। इन पे हम लगाते हैं एमोर्टाइजेशन। बात वही है। अब मैं समझाता हूं होता क्या है। बेटा, गुडविल होती है किसी बिजनेस की रेपुटेशन। पेटेंट होता है जो मेडिसिन बनती हैं, दवाइयां बनती हैं। अभी तो भाई दवाई कंपनी बहुत कमा रही है कोरोना वायरस। उनके पेटेंट राइट होते हैं उस कंपनी के पास, वही उसको बना सकती।
कॉपीराइट होता है बुक्स, म्यूजिक, मूवीज, इनके कॉपीराइट होते हैं, वही सिर्फ इसको यूज कर सकता है। नो हाउ होता है कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कि मैगी कैसे बनती है, कोई चीज कैसे बनती है, या बिल्डिंग के डिजाइन होते हैं कि कोई मॉल है, कोई फ्लाईओवर है, वो नो हाउ होता है। ट्रेडमार्क होता है कोई भी एडवर्टीजमेंट के लिए हम कोई लोगो यूज करते हैं, कोई मार्क यूज करते हैं जिसको देख के आप समझ जाते हो कि उसकी एड हो रही। ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट है, टेंजिबल फॉर्म में नहीं है। जैसे मान लो हम एक दुकान खरीदते, अब खाली दुकान 1 करोड़ की है, पर अगर हम चली हुई कोई दुकान जो पहले से 25 साल से काम कर रहा है, हमें पता है भाई पहले दिन जाके बस बैठना है और कैश गिनना है क्योंकि कस्टमर फिक्स है उसके, उतने लोग आएंगे ही आएंगे। हम उस दुकान को खरीदते हैं, वो कहता है जी मैं 1.5 करोड़ में बेचूंगा, 50 लाख में गुडविल के ले रहा हूं, कोई बात भाई 50 लाख अगर हम उसको दे रहे हैं तो 50 लाख जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं उतना हमें उसकी इनकम फर्स्ट डे शुरू हो जाएगी तो फायदा हो जाएगा। आप खाली दुकान लेके दुकान खोलोगे, दुकान चलाना मानते हो सीए कर रहे हो, आसान काम तो नहीं है, कई साल लग जाएंगे चलाने, तो हम उसकी गुडविल खरीद लेते। अब आप मुझे बताओ, हम किसी की गुडविल खरीद रहे हैं तो उसका फायदा हमें 1 साल मिलेगा कि कई सालों में मिलेगा? आप कहोगे जी कई साल तक मिलेगा, तो वैसे ही मैचिंग उस पर भी तो लग जाएगा कि गुडविल हमने आज 50 लाख की खरीदी, फायदा 10 साल मिलना है, तो हमें उसके एक्सपेंस को भी जो 50 लाख हमने किया 10 साल में 5-5 लाख लेना चाहिए। बात वही हो गई, पर उसको हम डेप्रिसिएशन ही बोलते, क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। मीनिंग वही, हम कोई दवाई बनाने का पेटेंट राइट लेते हैं। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, फुनसुक वांगड़ू होता है, कुछ कुछ ऐसा आमिर खान का नाम रहता है उस, और वो एंड में दिखाते हैं जी बहुत बड़ा वो साइंटिस्ट बन गया, बड़े पेटेंट बना रहा है, उसके नाम पे 500 पेटेंट रजिस्टर्ड हैं। ये वही है, दवाइयां बनती हैं, कोई इन्वेंशंस होती हैं। जैसे पैडमैन मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसने वो मशीन बनाई थी, उसका पेटेंट अपने नाम पे लिया था ताकि कोई कॉपी ना कर पाए। कॉपीराइट क्या होता है, जैसे हमारी बुक्स आती हैं, किसी का म्यूजिक आता है, मूवीज आती हैं, उनके कॉपीराइट होते हैं, उनके नो हाउ होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई बिल्डिंग का डिजाइन। ट्रेडमार्क मैंने बताया कि किसी की एडवर्टीजमेंट में कोई साइन यूज होता है, कोई मार्किंग यूज होती है कि आप देखते ही कह दोगे जी उस प्रोडक्ट की एड हो रही। ये सारे बिकते हैं, पर इनकी यूजफुल लाइफ में हम इसकी कॉस्ट को बांटते हैं मैचिंग की वजह से, पर उसको डेप्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। मीनिंग सेम ही है, करना वही। थर्ड क्या है बेटा, डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है वेस्टिंग एसिड। वेस्टिंग एसेट होती हैं जैसे माइंस है, कोल माइन है, गोल्ड माइन है, इन पे हम डिप्लीशन लगाते हैं। अगर हम एक माइन खरीद लें, माइन में जो कोल पड़ा है, कोल रिजर्व है, उसको हम जैसे जैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, तो वो कोल वहां से निकलते हुए वैल्यू कम हो रही है, पर उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिप्लीशन। ये एक अलग टर्म है जो उसके लिए यूज होती। किसके लिए, माइंस के लिए। अब देखो बेटा, इसमें अभी तक हमने डेप्रिसिएशन के बारे में एक बेसिक समझा कि डेप्शन होता क्या है, उसको हम क्यों लगा देते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं डेप्रिसिएशन के मेथड। पूरे मैं नहीं कराऊंगा बेटा, ये एक डेमो क्लास है, ठीक है। इसमें मैं आपको डेप्रिसिएशन का एक बेसिक दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि स्कूल से ये पढ़ाई कैसे अलग है, डेप्शन टॉपिक वही है, ठीक है। अब मैं आपको बेटा एक इसका मेथड पढ़ा रहा हूं, जिस मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन के हम मेन क्लासेस में बहुत सारे मेथड करेंगे,
अभी हम एक मेथड पढ़ रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV मेथड। इसका एक नाम और होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक नाम और है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इनमें से कुछ भी लिखा हो, बात वही। अब बेटा हमें समझना क्या है, ये जो WDV मेथड है, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं। प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ यही एक मेथड है जो अलाउड है। आप चाहे इनकम टैक्स देखोगे, ROC कंपनीज लॉ देखोगे, हम जो CA में प्रैक्टिस करते हैं, किसी की रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स में या ROC में, कंपनी की फाइल होती है, तो वहां पे जो मेथड हमें लगाना है वो सिर्फ WDV हो सकता है। मेथड तो डेप्शन के बहुत सारे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन का, और दूसरा मेथड है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, किलोमीटर रन, डिप्लीशन मेथड। ऐसे बहुत सारे मेथड डेप्शन के जो हम आगे क्लासेस में समझेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन का सिर्फ एक मेथड जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होगा, जब आप ट्रेडिंग में, आर्टिकलशिप में जाओगे, वहां पढ़ोगे, तो यही मेथड है वहां बस, और कोई मेथड नहीं। इसी से आपको डेप्शन लगाना, तो ये मेथड हमें अच्छे से करना है, इसलिए मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक बता रहा हूं। देखो WDV मेथड होता क्या है, जैसे हमने एक मशीन खरीदी, उसकी कॉस्ट है 1 लाख, मशीन की कॉस्ट 1 लाख। अब हमें दिया हुआ है इसका डेप्रीसिएशन का रेट 10% पर एनम है ऑन WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब अगर हम इसका डेप्रीसिएशन निकालें, तो ईयर 1 इसमें आएगा डेप्रीसिएशन 1 लाख पे 10% 10,000। जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 1 लाख से 10 कम होके जो 90 उसकी WDV बचेगी, उस पे 10% 9,000। जब हम ईयर 3 में जाएंगे तब कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस 9, 81 पे 8100। ठीक है, ये मैंने 3 साल का बताया। अब आप कहोगे जी ये तो बच्चों का खेल है, हमने स्कूल में भी पढ़ लिया, इसमें कौन सी आपने बड़ी बात बता दी। कोई बात तो बेटा मैं आशीष ग्रोवर हूं, कुछ तो फर्क होगा। अब देखो मैं बताता हूं, ये जो आप डेप्रीसिएशन निकाल रहे, ठीक है, अब आप मुझे बताओ 1 लाख अगर उसकी WDV फर्स्ट ईयर में थी या कॉस्ट थी, हमने कितना डेप्शन लगाया, 10। तो बेटा देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, हम सपोज आफ्टर 3 इयर्स इसको सेल कर देते हैं, सपोज 62,000। तो आप प्रॉफिट लॉस कितना हुआ कैसे निकालूं, तो आप कहोगे जी हम कैसे करेंगे कि देखो उसकी वैल्यू पहले 1 लाख थी, 10 का डेप्शन लगा 90 बच गई, 9 का डेप्शन लगा 81 बच गई,
8100 का डिविजन लगा बेटा, देखो कितनी वैल्यू बच जाएगी। 81,000 माइनस 8100, ये आ गया बेटा 72,900। अब हमने उसको बेच दिया कितने में? 62 में। तो हमें कितना लॉस हो गया? 10,900। ठीक है, जितनी उसकी वैल्यू है उसमें से जितने में हमने बेचा तो डिफरेंस लॉस हो गया। ये भी आप कहोगे जी हमें आता है करना, है कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो मैं क्या बता रहा, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं जो आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा। शॉर्टकट क्या है बेटा? देखो, अगर डिविजन का रेट 10% तो इसको हम 10/100 0.1 भी बोल सकते। अब अगर हम कॉस्ट को 1 मानते हैं, इससे हम डिविजन 0.1 कम कर दें तो वैल्यू 0.9 अगले ईयर में बचनी चाहिए। 0.9 वैल्यू नेक्स्ट ईयर में बचनी चाहिए। अब मैं आपको कहता हूं 0.9 वैल्यू अगर नेक्स्ट ईयर में बचती तो हम कैलकुलेटर पे क्या करेंगे? 0.9 इंटू 1 लाख। 0.9 पहले लिखना है, कैलकुलेटर आपके पास है, अपने हाथ में रखो, 0.9 लिखो। 0.9 कैसे आया? 1 माइनस 0.1, क्योंकि डिविजन 10% है। 0.9 मल्टीप्लाई 1 लाख इज इक्वल टू, प्रेस करो, आप देखोगे 90 आ जाएगा। दूसरी बार करोगे 81 आ जाएगा, तीसरी बार करोगे 72,900 आ जाएगा। मतलब आप कैलकुलेटर से सिर्फ 2 सेकंड में 3 साल बाद उस मशीन की क्या WDV है निकाल लो। यह फर्क है बेटा आशीष ग्रोवर और किसी भी टीचर। आपको मैंने बताया 0.9 क्योंकि डिविजन का रेट 10% इंटू 1 लाख। अब इज इक्वल टू, प्रेस करते जाओ, 10 साल आगे की भी वैल्यू चाहिए, 2-3 सेकंड में आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते। ये हम समझ रहे हैं WDV मेथड से, हम आगे उसकी WDV कितने साल आगे हमें जाना है यहां से हो सकते। अगर मान लो ये रेट होता 20%, तब हम लेते 0.8, रेट होता 25%, हम लेते 0.75। इतना आप सीए कर रहे हो, बात को समझ सकते। अभी मैं आपको सिर्फ डिविजन का एक छोटा सा मेथड समझा रहा हूं, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। बाकी पूरा डिविजन का टॉपिक, कैसे इसमें एंट्रीज होंगी, कैसे हम अकाउंट बनाएंगे, एग्जाम में क्या आएगा, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक डेमो वीडियो है, आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए, बताने के लिए कि कैसे आपकी पढ़ाई हम गूगल ड्राइव के थ्रू कराएंगे। अब देखो बेटा आगे क्या समझ। अभी जो मैंने बताया आपको WDV मेथड के बारे में थोड़ा बताया। देखो सीए फाउंडेशन है क्या, अगर हम समझे तो बेटा सीए फाउंडेशन आपका एक बेस है। मैं पहले भी बता चुका हूं, ये ग्राउंड फ्लोर है। इसके ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो सीए इंटर और फाइनल है, उस बिल्डिंग को खड़ा करना है। अब आप बेटा सीए कर रहे हो, आर्किटेक्ट तो नहीं हो, और कोई बात नहीं, इतना तो आप समझ सकते हो। अगर ग्राउंड फ्लोर वीक है तो क्या उस पे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर अच्छा बन पाएगा? बिल्डिंग स्ट्रांग होगी? नहीं होगी। तो ये बेटा फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग हमें करना,
क्योंकि आगे इंटर में भी आपको अकाउंट्स पढ़ना है, फाइनल में भी पढ़ना है, फाउंडेशन में पढ़ ही रहे हो, पहला पेपर हर जगह अकाउंट्स है। सीए के नाम में ही अकाउंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब अकाउंट्स उसके अंदर है। अब आप अगर अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज अभी लोगे, इसलिए नहीं कि जी हमें पास होना है, हमें तो जी 100 में 100 नंबर ले लेने हैं, नहीं, हमें इसलिए अकाउंट समझना है कि हमें आगे जब हम इंटर फाइनल में जाएंगे तो हमें अकाउंट्स अच्छे से आता हो। फाउंडेशन में अगर 1000 बच्चे एडमिशन लेते हैं, मैं आपको एक छोटा सा डेटा शेयर कर रहा हूं, बहुत अच्छा रिजल्ट गया 30%, 300 बच्चे इंटर में आते, इंटर का बहुत अच्छा रिजल्ट गया मान लो 15%, तो बेटा 45 स्टूडेंट फाइनल में गए। फाइनल का बहुत अच्छा रिजल्ट गया तो 10%, तो मान लो चलो 5 बच्चे, मतलब 1000 बच्चे सीए करने आए थे, सीए बने कितने? 1000 में 5। इतना कम रिजल्ट सीए में जाता है। कहने को रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है, 30%, 15%, 10%, पर बेटा समझना है 1000 में 5 ही बच्चे सीए बनते हैं। क्यों नहीं बन पाते बाकी बच्चे? उसका रीजन मैं आज बताऊंगा। इसलिए नहीं बन पाते, फाउंडेशन में वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, फाउंडेशन बनाओ बेटा अपना, अभी यही मौका है। बच्चे क्लास ही नहीं करते जी फाउंडेशन की, कहते हमने तो सब पढ़ा हुआ है, स्कूल में वही डेप्शन था, वही बिल ऑफ एक्सचेंज था, वही बहुत सारे टॉपिक थे, नाम देख के ही लगता है हमें तो सब आता है, हमारे तो जी सीबीएसई में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। बेटा कुछ नहीं है वो, आप अभी देख रहे हो कितना अलग है पढ़ाई, टॉपिक वही होता है। ऐसे अकाउंट तो सीए फाइनल तक है, आप कहोगे मैंने सब पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं पढ़ा बेटा आपने, बुरा मानने की बात नहीं। आपको यहां पे एक फाउंडेशन बनाना है अपना, ऐसा फाउंडेशन कि आगे जब आप इंटर में जाओ, फाइनल में जाओ, तो आपका इतना स्ट्रांग फाउंडेशन हो कि आपको वो वहां पे दिक्कत नहीं हो और आप इन 5 बच्चों में आ जाओ। मैं आपको कोई डरा नहीं रहा, मैं इतना भी बता रहा हूं, जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं हर बच्चा सीए बन सकता है, पर उसको पहले दिन से ये मानना है कि मैं सीए फाउंडेशन में इसलिए नहीं आया कि जी मुझे हर पेपर में 40 नंबर लेने हैं, एग्रीगेट 50 बनाना है और इंटर में चले जाना है, नहीं। सीए फाउंडेशन का मतलब है आपको एक एक क्लास अच्छे से करनी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, अपना फाउंडेशन उस लेवल तक स्ट्रांग बना लेना है कि इंटर फाइनल में जब आप गए कोई ये ना कह दे जी ये बच्चा तो फेल हो गया, इसको ये आता नहीं है। तो बेटा हर चीज फाउंडेशन में, फाउंडेशन स्ट्रांग तो आगे आप अच्छे जाओगे। एक बच्चा मैंने शाश्वत गोयल आपको बताया था, अजय शाश्वत गोयल जो मैंने आपको बोला था, बेटा मेरा एक स्टूडेंट था, ये उसकी मार्कशीट मैंने आपको दिखाई भी थी एक और वीडियो में, आज थोड़ी इसमें स्क्रीन पे आप देख पाओगे। बेटा देखो कितना अच्छा लगता है, बच्चे के पूरे 100 में 100 सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में मार्क्स, और इस बच्चे की पूरे इंडिया में 4th रैंक आई थी। हमारे यहाँ पढ़े हुए बच्चों की बहुत रैंक आती है, नितेश सर ने भी आपको रैंक होल्डर सब दिखाए होंगे, दोबारा मैं नहीं दिखा रहा, कोई फायदा नहीं, रैंक होल्डर बहुत है हमारे यहाँ। तो ये रैंक्स कैसे आ जाती हैं, जैसे इसकी रैंक की भी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो 4th रैंक इसकी आई थी, 1st रैंक भी हमारे यहाँ आई हुई है। तो बेटा ये रैंक जो बच्चे लेते हैं, ये बच्चा भी एसआरसीसी में अभी मेरे ही कॉलेज में है, अभी ये बच्चा है 3rd ईयर, 2nd ईयर इसका हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब 3rd में अब जाएगा एग्जाम के बाद, अभी 2nd में। ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि अकाउंट्स जैसे पेपर में फुल मार्क्स आ गए, और आपको मैं दिखाता हूं, एक बच्चा सीपीटी में भी मुझसे पढ़ा था, ये बच्चे के सीपीटी में आप देख सकते हो 60 आउट ऑफ 60 अकाउंट्स में फुल मार्क्स। तो ये बच्चा उस टाइम पे जब सीपीटी होता था तब पढ़ा, देखो फुल मार्क्स है।
उत्सव अग्रवाल नाम था इस बच्चे का। वही मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, चाहे सीपीटी हो चाहे फाउंडेशन हो, मेरे पढ़ाए बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे हैं। हमारे एकेएन के अंदर लॉ पेपर हो, इकोनॉमिक्स हो, क्यूए हो, सब में बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे हैं, रैंक्स इतनी आ रही हैं। तो बेटा क्यों आ रही है भाई, कहीं और क्यों नहीं आ रही? बेटा देखो, कुछ ना कुछ क्वालिटी में बात है, कुछ ना कुछ हमारे एक्सपीरियंस में बात है। जितने टीचर हम आपको पढ़ाएंगे, मैं रहूं, नितेश सर रहे, हरीश अरोड़ा सर रहे, हमारी जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो आपकी सबकी एज से ज्यादा है। बात समझ रहे हो? आपकी एज है 18 से 20 साल, कोई कोई 16 साल का भी बैठा है, मुझे पता है, यहाँ पे माइनर है, अभी 17 का भी बैठा होगा। हमें पढ़ाते हुए हो गए 25 साल, मुझे सीए बने हुए हो गए 21 साल, पढ़ा मैं उससे पहले से रहा हूं। तो बेटा देखो, समझना के हम जो भी आपको पढ़ाते वो ऐसा होता है कि आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। करोगे भी बेटा, आप खुद डिफरेंस को देखो। इतना अच्छा रिजल्ट आना हर लेवल पे हमारा क्यों आ जाता है? कुछ ना कुछ बात तो रही होगी। तो बेटा देखो, हमें सीए में पढ़ाई करनी, बाकी थोड़ा हमें क्या करना है, अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करनी। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी रहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, देखो हम तो नॉर्मल जैसे बातचीत करते हैं उसी भाषा में पढ़ाते हैं। अब इंग्लिश जो है कई लोगों की बहुत माशाअल्लाह होती है और कई लोग बेचारे इंग्लिश में पिछड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, इससे घबराना नहीं है। सीए हिंदी मीडियम में भी आप फाइनल तक कर सकते हो, पर फिर भी बेटा मैं आपको सलाह दूंगा इंग्लिश मीडियम में करो, अच्छा रहेगा। हिंदी मीडियम में बुक्स मिलने में दिक्कत आती है और एक बार की हेजिटेशन होती है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश में आ जाओ, धीरे धीरे नोट्स बनाओ, आप उसमें कर लोगे। अब बेटा बात रही कि भाई हिंदी इंग्लिश में फर्क क्या है, कोई ज्यादा नहीं है, पढ़ाई वही है। मैं तो अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकल तो ऑलमोस्ट वही होता है हिंदी इंग्लिश में, बस बात अकाउंट तो इंग्लिश में ही बनाओगे आप। अब देखो समझना क्या है भाई, जैसे दिल्ली है, यहां पे भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश होती है। अब एक दिन मनीष सिसोदिया जी, जो यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, पड़पड़गंज हमारे यहीं पे, वहीं के वो एमएलए। अब वो एजुकेशन मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम है। एक दिन जी गवर्नमेंट स्कूल में चले गए, सोचा आज मैं चेक करता हूं इंग्लिश कैसी पढ़ाई जाती। ये बेटा सिर्फ एक जोक है, कोई सच बात नहीं है। उनका नाम मैंने इसलिए ले लिया कि भाई दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर वही। अब वो गए वहां पे, उन्होंने पूछा जी ये कौन सी क्लास है? बच्चों ने कहा सर 10th क्लास है और सर ने हमें इंग्लिश आज पढ़ाई। उन्होंने कहा ठीक है, तुम इंग्लिश अच्छी जानते हो, मैं एक वर्ड लिखता हूं, तुम बताओ मैंने क्या लिखा है। उन्होंने ये लिखा, बोला बताओ ये क्या है? बच्चे बोले सर आपने लिखा है नटूरे। अब वो बोले देखो बच्चे नेचर को नटूरे बता रहे हैं, इंग्लिश के टीचर को बुलाए। बोला भाई आप कैसे इंग्लिश पढ़ाते हो, बच्चे नेचर को नटूरे बता रहे हैं। वो बोला सर बच्चे अभी इतने मटूरे नहीं हुए। अब बताओ, टीचर का यही हाल है। वो चला गया प्रिंसिपल के रूम में, बोला ये स्कूल बंद हो जाएगा, 10th क्लास के बच्चे नेचर को नटूरे बता रहे हैं, इंग्लिश का टीचर मैच्योर को मटूरे बता रहा है। प्रिंसिपल ने पैर पकड़ लिए, बोला सर ऐसा मत करो, बच्चों के फटूरे का सवाल है। प्रिंसिपल भी ऐसा ही। तो बेटा होता है कहीं कहीं। कोई, मैं आपको सीरियस बात नहीं बता रहा, कहीं मनीष सिसोदिया जी को आप बोल दो, ऐसा नहीं। स्कूल दिल्ली के बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सिर्फ एक जोक था। गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली में जो अभी कर रहे हैं वो एक मिसाल बन चुका है। इवन फॉरेन से, अमेरिका से, इंग्लैंड से लोगों के पूरे ग्रुप आते हैं यहाँ के स्कूल्स को देखने की एजुकेशन सिस्टम में इतना सुधार कैसे हुआ है। चलो ये सब लंबी कहानी।
बेटा देखो आईसीआई भी आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। वो सिर्फ स्टडी मटेरियल देंगे, एग्जाम कंडक्ट करेंगे, पढ़ना आपको खुद ही है। आईसीआई को एक शेर सुना देना। वो शेर क्या है? मत देख मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। मत देख मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू कर ले सितम तेरी ताकत जहां तक है। मत देख मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू कर ले सितम तेरी ताकत जहां तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी। हमें तो देखना है तू जालिम कहां तक है। हमें कोई वफा की उम्मीद नहीं है कि भाई तू पेपर आसान बना देगा हम पास हो जाएंगे। हमें तो देखना है तू जालिम कहां तक है, कितना मुश्किल पेपर बना सकते। ग्रोवर सर हमारे साथ है, नितेश सर हमारे साथ है, हरीश अरोड़ा जी हमारे साथ है। हम उस पेपर को भी क्रैक कर देंगे और रैंक ले आएंगे। तो बेटा समझना क्या है कि हमें आईसीआई कितना टफ पेपर बना दे, अगर आप क्लासेस अच्छी कर रहे हो 100% आप सबकी रैंक आएगी। हर पेपर में फुल मार्क्स आप ले पाओगे, बहुत अच्छे आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, ऐसी दुआ मैं आप सबके लिए करता हूं। अब हम बेटा आ जाते हैं वापस डेप्रिसिएशन पे। बीच बीच में थोड़ा ये सब मैं करता रहता हूं ताकि आप क्लास से बोर ना हो जाओ। और बेटा बोर हो भी जाओगे तो कहीं जा नहीं सकते, क्लास तो करनी है। फेस टू फेस में तो मैं ऐसा ही बोलता हूं डोर बंद करा देता हूं, कोई भाग ना जाए। तो बेटा ये शेरो शायरी जोक कहानियां सब क्लास में चलती रहेंगी। अब देखो हमें समझना के बेटा डेप्रिसिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं अभी और आपसे डिस्कस करने वाला हूं। वो क्या है? जैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर ए परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹1 lakh. Mr. A purchased a machinery for ₹1 lakh. Depreciation rate 10% per annum on WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, जो अभी मैंने बताया भी था आपको। अब इसमें हमें क्वेश्चन क्या आता है? लिखा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और हमें दिया है मशीनरी सोल्ड ऑन, ये आप लिख लो, मिस्टर ए परचेज ए मशीनरी 1 lakh। इसमें आप एक डेट भी लिख लो, ऑन 1 January 2018। मशीनरी सोल्ड ऑन 31 December 20 for ₹62,000। बैटरी 10%। मशीनरी सोल्ड 31 December 62। अब हमें इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना। देखो बेटा इसमें मशीनरी अकाउंट कैसे हम बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं ईयर 18 January 1। हमने मशीन परचेज की, टू बैंक आएगा परचेज।
1,00,000। अब इसमें ईयर एंड हुआ दिसंबर 31, हम डिविजन लगा देंगे बाय डेप्रीसिएशन 10,000, तो इसका बैलेंस आ जाएगा 90,000। तो WDV फर्स्ट ईयर के एंड पे होगी। अब हम नेक्स्ट ईयर का अकाउंट बनाएंगे। ईयर 19 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90 आएगा। ईयर 19 दिसंबर 31 डिविजन लग जाएगा 9,000। बैलेंस बचेगा 81। ये 2 इयर्स का मैंने अकाउंट बनाया, इसको आप नोट कर लो। डिविजन लगेगा, बैलेंस आएगा, डिविजन लगेगा, बैलेंस आएगा। ईयर 18 एंड ईयर 19 2 साल का हमने मशीन अकाउंट बनाया। अब देखो बेटा, इसमें थर्ड ईयर में क्या हो। जब हम थर्ड ईयर में आएंगे, ईयर 20 में जनवरी 1 में, तो इसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 81 है। अब यहां पे हमें दिया है इस ईयर के एंड में दिसंबर 31 हमने मशीन को सेल कर दी। कितने में? 62 में। तो बेटा पहले क्या होगा, यहां पे हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन, वो आएगा 8100। अब हम यहां लिखेंगे बाय बैंक सेल। कितने में सेल हो रहा है? 62। तो यहां पे बाय P&L उसकी सेल का लॉस आ जाएगा, वो हमने पहले भी किया था। $10,900। ये बेटा मैं आपको बता रहा हूं सिंपल। हम एक मशीन अकाउंट अगर बनाते हैं, मेथड कोई भी रहे, हम सारे मेथड आगे डिटेल से समझेंगे। अभी हम WDV मेथड को समझ रहे हैं। तो डिविजन लगता जाएगा, वैल्यू आती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक दिन मशीन बिक जाएगी, उस पे प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। 81 माइनस 8100, 72,900, इतने में बेचा, ये लॉस हो गया। ठीक है, इतना आपको मुझे लगता है स्कूल में आपने पढ़ा है, क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमें क्या समझना। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, कुछ बच्चे हो सकता है नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड के हो, जिन्होंने अकाउंट्स कभी पढ़ा ना हो, उनको डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग कुछ ना आता हो। घबराने की बात नहीं है बेटा, मैं हूं आपके साथ। अगर आप मुझसे गूगल ड्राइव पे भी क्लासेस ले रहे हो और आपका अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं है, तो बेटा आपको अलग से मैं अकाउंट्स बेसिक की क्लासेस दूंगा। वो मेरा काम है देना, आप उसकी टेंशन मत लो। बेसिक की क्लासेस भी दूंगा, जिससे आपको डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग होता क्या है इसके बारे में एक ब्रीफ मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे फाउंडेशन में जो क्लासेस चल रही हैं उनको समझ पाओगे। अभी भी वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बेसिक आपको कराऊंगा, वो मेरा काम है, उसकी आप टेंशन मत लो। अब बेटा देखो इसमें आगे क्या समझ। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन में अगर बोलूं, क्या प्रिपेयर नंबर 1 मशीनरी अकाउंट, नंबर 2 प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट,
यहां पे बेटा हमें दो अकाउंट बनाने हैं, एक मशीन और एक प्रोविजन फॉर डिप्शन अकाउंट। ये दो अकाउंट हमें बनाने हैं, क्वेश्चन वही है। तो इसमें देखो समझना क्या है, यहां पे अब दो अकाउंट चलेंगे एक साथ, एक नहीं चलेगा। उसमें सिर्फ मशीन था, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है हमें करना क्या। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रोविजन फॉर डिप्शन, ये भी स्कूल में नहीं पढ़ा होगा आपने, छुड़वा देते हैं वहां ऐसी चीजें, और सीए में यही पढ़नी है। यही डिफरेंस है बेटा सीए में और स्कूल की पढ़ाई। अब देखो यहां पे हमें समझना है जी, हम ये दो अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो आपको एक बनाना है मशीनरी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एक बेटा आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डिप्शन अकाउंट, दोनों एक ही टाइम। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये सीए इंटर फाइनल तक आप पढ़ोगे, जो अभी आप समझ रहे हो। सीए इंटर और फाइनल तक आपको ये प्रोविजन वाली बात देखने को मिलेगी। अब बेटा देखो, हम ये दो अकाउंट बना रहे हैं, एक मशीनरी एक प्रोविजन फॉर डिप्शन। इसको हमें कैसे समझना है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, तो यहां पे हम लिख देंगे 2018 जनवरी 1 टू बैंक। हम मशीन खरीद रहे हैं 1 लाख। अब अभी तक हमने क्या समझा कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो इसी अकाउंट में लग जाता है, पर मैं कह रहा हूं कि नहीं लगेगा, क्योंकि हम प्रोविजन बना रहे। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम ईयर 18 दिसंबर 31 बस इसका बैलेंस निकाल देंगे, बाय बैलेंस सीडी 1 लाख, और ये हो जाएगा क्लोज। और अगले ईयर 2019 में इसका ओपनिंग आ जाएगा, फिर वही 1 लाख। इसमें क्या होगा, मशीन हमेशा अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगी, उसमें डिप्शन चार्ज ही नहीं होगा अगर हम प्रोविजन बना रहे हैं। अब हम आएंगे जी प्रोविजन अकाउंट। इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे ईयर 18 दिसंबर 31 डेप्रीसिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रीसिएशन वो 10,000। तो ईयर 18 दिसंबर 31 इसका बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी 10,000। और ये अगले ईयर 19 का ओपनिंग बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी 10,000। बेटा देखो इसमें समझना क्या है, जब हम प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं तो डेप्रीसिएशन फिर एसेट में नहीं आता, उस प्रोविजन में आ जाता है, और हम वहां पे डिप्शन लगा देते। अब होगा क्या, जब हम नेक्स्ट ईयर 19 पे आएंगे तो फिर यहां पे डिप्शन नहीं लगेगा मशीनरी में, और यहां ईयर 19 दिसंबर 31 बाय बैलेंस सीडी यही 10,000 आ जाएगी। कितना, 1 लाख आ जाएगी। इसमें डिप्शन नहीं लग रहा, जो इसकी कॉस्ट है वही चलती रहेगी।
अब बेटा देखो, जब हम ईयर 20 में आएंगे जो लास्ट ईयर है, तब यहां पे टू बैलेंस बीडी वही 1 लाख आ गया। यहां पे क्या होता है, जो एसेट है हमेशा अपनी कॉस्ट पे रहती, डेप्शन उसमें नहीं लगता, प्रोविजन में लगता। अब आप देखो बेटा, जो प्रोविजन इसमें हम इस ईयर के एंड पे फिर डेप्शन लगाएंगे। और अब जो डेप्शन लगेगा वो कितना होगा, 9, क्योंकि WDV से लगाना। तो ईयर 19 दिसंबर 31 टू बैलेंस CD आ जाएगा 19,000, 19,000। ये इसका डेप्शन है 2 साल का, वो इसमें लग रहा है, वहां नहीं लग रहा है। यही डिफरेंस है प्रोविजन जब हम बनाए या हम ना बनाए। ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट ईयर में हम प्रोविजन को ही पहले बनाएंगे। ईयर 20 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD आ गया 19। अब हम दिसंबर 31 में फिर डेप्शन लगाएंगे, वो लगेगा 8100, क्योंकि अब वैल्यू 81,000 बचेगी। तो बेटा 19 प्लस 8,100, ये हो गया 27,100। अब हम क्या करेंगे, एक एंट्री करेंगे दिसंबर 31 में टू मशीनरी, और जितना डेप्शन डेट ऑफ सेल तक उस पे लगा है उसको हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मैंने जो आपको बताया इसको आप समझो। होता क्या है, जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो 2 अकाउंट चलते हैं, एक मशीनरी और एक प्रोविजन। मशीनरी हमेशा अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रहती है और उसमें वही कॉस्ट आगे चलती रहती। जो डेप्रिसिएशन होता है वो हम प्रोविजन अकाउंट में लगाते हैं और वो ऐड होता रहता है, क्योंकि पहले 10 था, फिर 9 और लगा, फिर 8,100 और लगा, उसमें वो ऐड होता रहेगा। पर जिस दिन होगी एसेट की सेल, तो उस दिन जितना डेप्शन टोटल उस मशीन पे आज तक लगा है उसको हम प्रोविजन से उस मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अकाउंटिंग का तरीका ये। अब बेटा होता क्या है, हम यहां पे आ गए, यहां पे आके 2020 दिसंबर 31 हमारी एंट्री आई बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वहां से वो फिगर आई कितनी, 27,100। अब इसमें हम लिखेंगे बाय बैंक सेल। कितने में सेल हुई मशीन, 62 में। तो यहां पे आएगा बाय P&L, जो लॉस हो गया सेल पे 10,900। इसमें बेटा क्या समझना है, जो फाइनल ईयर होगा, जिस ईयर में एसेट बिकेगी, तो एक बार आज तक का पूरा डिप्शन यहां आ गया। अब 1 लाख उसकी कॉस्ट है, इतना डेप्शन उस पे लगा है, तो 1 लाख माइनस 27,100 अगर हम कर दें, उतनी उसकी आज वैल्यू है, और हमने बेचा इतने में, तो बाकी जो है वो लॉस हो गया। ये मैं आपको बेटा क्या बता रहा हूं कि जब हम प्रोविजन बनाते हैं तब कैसे हम मशीन अकाउंट और प्रोविजन 2 अकाउंट बनाते हैं। जब नहीं बनाते, वो मैंने केस 1 आपको समझाया। तो बेटा इसमें आपने एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझा है जो CA फाइनल तक आप पढ़ोगे, इंटर में भी पढ़ोगे, फाइनल में भी पढ़ोगे। ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंटर के दोनों ग्रुप में अकाउंट्स पहला पेपर आपको पढ़ना है, 100 नंबर।
अभी भी 100 नंबर का पढ़ रहे हो फाउंडेशन। अब बेटा इसी में मैं आपको आगे बताता हूं। अगर क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रिपेयर नंबर 1 मशीनरी अकाउंट, नंबर 2 प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। जो प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट होता है, इसका एक नाम और होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। कभी यह भी लिखा दिख सकता है आपको, बात एक ही। तीसरा हमें एक अकाउंट और बनाना है, वो क्या है, सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट। ये आपको बेटा स्टडी मैट में भी क्वेश्चन मिलेगा, आपका जो फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल है उसमें भी मिलेगा ही। तो सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्शन, 3 अकाउंट हमें बनाने। अब बेटा ये 3 अकाउंट कैसे बनेंगे, क्वेश्चन वही। तो बेटा देखो इसमें क्या समझना है। अब हम 3 अकाउंट बनाएंगे। एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, एक हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट। एक हम बेटा बनाएंगे सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीन अकाउंट। तीन अकाउंट के बेटा फॉर्मेट बना लो। एक है मशीनरी, एक है प्रोविजन फॉर डेप्शन, एक है सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट। तीनों का फॉर्मेट तीन अकाउंट बेटा बनाने हैं, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्शन, सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट आप बना लो। अब बेटा देखो जो मशीनरी अकाउंट है जो आपने अभी तक बनाया था वही सेम है। कट रहा है ना इधर उधर, ठीक है। मशीनरी अकाउंट में हमें समझना है जो फर्स्ट 2 ईयर्स है, बेटा देखो मशीनरी अकाउंट में हमें क्या समझना है, फर्स्ट 2 ईयर्स का जो आपने अभी जैसे बनाया था वैसे ही है, कोई चेंज नहीं। अब आप आ गए जब 3rd ईयर में, ऊपर का मैं कह रहा हूं सेम आप बनाओगे जैसा अभी बनाया था, प्रोविजन और मशीनरी वही सेम है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा। आप 3rd ईयर में आ गए। 2020 जनवरी 1 2 बैलेंस बीडी आ रहा था 1 लाख। अब हमें क्या समझना है, जब हम उस ईयर में एंटर करेंगे जहां हम एसेट को सेल कर रहे हैं और हमें सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट भी बनाना, तो हम यहां पे मशीन की सेल नहीं लिखेंगे, हम सिंपल डेट ऑफ सेल पे एक एंट्री कर देंगे, बाय सेल और डिस्पोजल ऑफ
सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट, और ये 1,00,000 जो उसकी कॉस्ट यहां पे रखी है, इसको हम कहां ले जाएंगे? सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीन अकाउंट, वहां पे ले जाएंगे। ये हम तब करते हैं जब हमें ये अकाउंट लिखा आएगा कि आपको बनाना है। तब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 इयर्स का वैसे ही रहेगा सेम, थर्ड ईयर जब सेल हो रही है तब हम उसकी कॉस्ट वहां ट्रांसफर कर देंगे। अब हम आते हैं बेटा प्रोविजन फॉर डिप्शन अकाउंट, जो दूसरा अकाउंट। इसमें क्या है, ईयर 20 में जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो फिगर थी जहां तक मुझे याद है 10 और 19 था। फिर हमने दिसंबर 31 में एक डिप्शन लगाया था 8100, तो इसमें 27,100 का डिप्शन है। अब हम इसको भी क्या करेंगे, जब मशीन बिक रही है दिसंबर 31 में, तो यहां पे लिख देंगे टू सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट, और ये 27,100 भी वहीं चला जाएगा। कहां पे? सेल और डिस्पोजल अकाउंट। अगर वो भी बनाना है तब इसमें भी फर्स्ट 2 इयर्स का सेम बनेगा। पहले डिविजन 10 लगा, फिर 9 लगा, थर्ड ईयर में हम एंटर कर गए 19 बैलेंस आ गया, उतना सेम है। थर्ड ईयर में मैं बता रहा हूं क्या चेंज आएगा अगर ये अकाउंट बनाना है। अब बेटा हम आ गए थर्ड अकाउंट पे, जो क्या है, सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट, उस पे अब हम आ गए। इसमें क्या समझना है, यहां पे ईयर 20 दिसंबर 31 मशीनरी अकाउंट से एंट्री आ रही है टू मशीनरी, कितना? 1,00,000। और यहां पे दिसंबर 31 में आ रही है एंट्री प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, कितना? 27,100। अब हम इस अकाउंट में बाय बैंक सेल, उस मशीन की सेल रिकॉर्ड करेंगे जो 62 है, और यहां से बाय P&L लॉस आएगा, जो उसका लॉस हुआ सेल पे 10,900। ये बन गया बेटा सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट। देखो समझना क्या है, जब हम ये अकाउंट बनाते तो सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीनरी अकाउंट बनाने का सिर्फ एक लॉजिक है या एक पर्पज है कि हमें प्रॉफिट लॉस सेल पे निकाल, तो हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो मशीन में रखी है उसको भी यहां ट्रांसफर कर देते हैं, उसका डिप्शन जो आज तक लगा है उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं। अब दोनों आने के बाद उसकी आज क्या वैल्यू है, 1,00,000 इधर है, 27,100 इधर है, पता चल जाएगा। अब हम यहीं पे सेल रिकॉर्ड करते हैं, और सेल रिकॉर्ड करते ही उसका क्या आ जाता है, प्रॉफिट लॉस आ जाता है। तो बेटा ये हमने आज एक डिप्शन का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने आपको बताया। अब हम पूरा डिटेल से आपको भेजेंगे डिप्शन की पूरी बात, जो है पूरा टॉपिक है, उसके मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा क्लास में, स्टडी मैट के सब होगा, एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।